नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण। पिछले वीडियो में आपको त्वरण के बारे में बताया जा चुका था। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण को समझने से पहले आइए एक समान त्वरित का अर्थ और उदाहरण समझ लेते हैं। भौतिकी में गति के आदर्श स्थिति का अध्ययन किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जो गतियां होती हैं उनको सामान्य तौर पर 11वीं के सिलेबस में अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थात आप चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, इनके गति का अध्ययन ठीक गति के समीकरणों द्वारा नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इनकी गतियां एक समान त्वरित नहीं होती हैं। एक समान त्वरित गति का समीकरण का तात्पर्य होता है एक ऐसा गति करता हुआ पिंड जिसका गति या तो एक समान रूप से बढ़ रहा हो या तो एक समान रूप से घट रहा हो और या फिर गति एक बराबर हो, यानी कि न तो बढ़ रहा हो न तो घट रहा हो। लेकिन हमारे दैनिक जीवन की तमाम गतियों में देखा जाता है कि एक ही गति के दौरान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के दौरान भिन्न भिन्न समयों पर गति भिन्न भिन्न होता है। यानी कभी गति बढ़ रहा होता है, कभी गति कम हो रहा होता है और कभी गति जो होता है नियत होता है। तो ऐसे गति को हम परिवर्ती गति करते हैं और इनका जो त्वरण भी होता है वह भी परिवर्ती होता है। तो इनका अध्ययन करना काफी दुष्कर और कठिन होता है। तो फिजिक्स में एक आदर्श गति का अध्ययन किया जाता है और यह मान करके चला जाता है कि पिंड एक समान त्वरित है, यानी उसमें कुछ त्वरण है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ठीक है, उदाहरण अब बात करते हैं। तो फिर ऐसी गति है कौन? तो ऐसी गति को हम थोड़े देर के लिए मान सकते हैं फ्री फॉल। जैसे यह चाक है, तो चाक को यदि हम इतनी ऊंचाई से गिराएं तो एक समान त्वरण से यह गिरता है। लेकिन ठहरिए, इसमें भी शर्त होती है, हवा का कोई प्रभाव न हो, यानी हवा की श्यानता, विस्कोसिटी का कोई उसके गति पर प्रभाव न पड़ा हो। लेकिन सच्चाई है कि अगर वायुमंडल में हम कुछ छोड़ते हैं तो एक समान त्वरित गति से तो गिरता है, लेकिन हवा का उस पर जो प्रभाव पड़ता है तो वह उसके त्वरण को परिवर्तित करता रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शुद्ध रूप में वायुमंडल के भीतर एक समान त्वरित गति भी संभव नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं यह एक आदर्श स्थिति है। मान लिया जाए कि कोई एक समान त्वरित गति कर रहा है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। मैथ के क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, ठीक है, इतना समय लेती है, इतना दूरी आता है, चाल बताइए। तो आप सीधा सीधा चाल निकाल देते हैं और क्या मानते हैं कि दोनों स्टेशनों के बीच वह उसी चाल से चली है। लेकिन वास्तविकता आप भी जानते हैं ट्रेन दोनों स्टेशनों के बीच उसी चाल से नहीं चली होगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि एक समान त्वरित गति को समझ गए हो तो एक बार फिर से हमारे साथ दोहराइए। एक समान त्वरित गति किसे कहते हैं? जब किसी पिंड का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो अथवा एक समान रूप से घट रहा हो तो उसको एक समान त्वरित गति कहते हैं। और इसमें दो कंडीशन होते हैं, त्वरित त्वरण और मंदित त्वरण। ठीक है, तो ये समीकरण दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे वेग घट रहा हो या भी बढ़ रहा हो। तो आइए अब बात करते हैं इनके समीकरण। तो इनके समीकरण क्या होते हैं? तो गति के जो प्रचाल होते हैं, गति के प्रचाल, पैरामीटर ऑफ मोशन, यानी
गति का अध्ययन करने के लिए जिन जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें हम गति के प्रचाल या फिर पैरामीटर ऑफ मोशन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं पहले उनको जान लेते हैं। पहला हम इसे U से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। और उसके बाद एक वेग होता है V से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं अंतिम वेग। ध्यान रहे आपको कि अलग अलग बुकों में यह सिंबल अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि एनसीईआरटी के बुक में अगर देखते हैं तो यह V0 होता है और यह V होता है। ये दोनों वेग ही होते हैं, बस एक प्रारंभिक शुरुआती वेग को और एक यात्रा खत्म होने के बाद यानी अंतिम वेग को बताता है। दूसरा जो पैरामीटर है यस, इसको हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, याद है यह दूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद होता है टी यानी कि समय, और तीसरा होता है ए यानी कि त्वरण। तो यह जो पांच हैं यह पांच गति के मूल प्रचाल कहलाते हैं, यानी गति का अध्ययन करने के लिए इन पांचों की आवश्यकता होती है। तो हमने एक चीज यहां पर कहा था कि यह विस्थापन ही होता है, क्योंकि यह गति एक समान त्वरित गति का जो समीकरण हम लोग यहां प्राप्त करेंगे यह सिर्फ उन्हीं पिंडों पर अप्लाई होगा जो पिंड एक बीमीय गति करते हैं, यानी एक सीध में स्ट्रेट लाइन चलते हैं। तो आपको तो लग गया होगा ऐसा तो कुछ नहीं होता है स्ट्रेट लाइन चलता हो, दैनिक जीवन में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इसका सबसे सटीक उदाहरण जो है वही फ्री फॉल वाला है, नीचे से गिरा था तो यह फ्री फॉल। तो यह एक बीमीय गति का एक सटीक उदाहरण है, लेकिन कंडीशन के साथ इसमें भी कई व्यवधान होते हैं या अपवाद हो सकते हैं। फिलहाल उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस ये जान लेना है कि जब भी हम कहेंगे कि पिंड गति कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि पिंड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रहा है, एक सीधी रेखा पर चल रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं हो रहा है। और साथ ही एक चीज और ध्यान देना है कि उसका वेग या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, और कैसे एक समान, यानी हर सेकंड जो वेग में वृद्धि या कमी हो रही है हर सेकंड बराबर हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं एक समान त्वरित गति। मान लीजिए कोई पिंड यहां पर है, ठीक है, बिंदु ए पर, और यह बिंदु ए से चल करके बिंदु बी पर पहुंचता है। तो ए पर कुछ वेग होगा उसका शुरू में, तो उसका कहते हैं शुरू में वेग u है। बी पर पहुंचेगा तो भी कुछ वेग होगा, या अंतिम वेग है, इसको v से दिखाएंगे। इनके बीच की कुछ दूरी होगी, इस दूरी को हम दूरी कह दे तो उसे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन ही लेना है इसको। तो यह विस्थापन यश होगा इनके बीच का, और यह जो पिंड चल रहा है इसका अपना कुछ त्वरण भी होगा, यानी इसके वेग में वृद्धि या कमी एक समान रूप से हो रही होगी। और इस दूरी को तय करने में इसे कुछ टाइम भी लगा होगा, तो हम टोटली कह देते हैं टाइम t लगता है। और इस t का मतलब है कि इन दोनों के बीच ए और ए बीच के बीच जो दूरी है उसको तय करने में लगने वाला टाइम इंटरवल है, यानी किसी एक बिंदु पर टाइम नहीं है, यह दोनों के बीच के टाइमों का अंतर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए पर टाइम t1 था, बी पर टाइम t2 था। ठीक है, तो फिर इनके बीच का समय कितना होगा, तो कहेंगे डेल टी होगा, जहां डेल टी बराबर t1 माइनस t2। अब यही कहा जाता है कि अगर जो है यह t1 स्टॉप वॉच लेकर के चल रहे हो और शुरू में दाब दें, शुरू में 0 से चालू करें तो t1 बराबर 0 हो जाएगा, तब बस यहाँ का टाइम जो 0 से यहाँ तक टाइम लगेगा वही टाइम होगा। तो हम सीधे साधारण में इसको हम लिख देते हैं t। ठीक है, और कहते हैं कि इनके बीच लगने वाला समय जो है t है।
तो अब आपने क्या देखा कि गाड़ी शुरू में u वेग से चल रही थी, t समय के बाद s दूरी चली और उसका वेग v हो गया, बढ़ करके v हो गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उस पर त्वरण लगा हुआ है, यानी उस पर त्वरण कार्य कर रहा है। तो गति के पहले समीकरण का निगमन त्वरण के परिभाषा से हो जाता है। गति का पहला समीकरण याद रखिए, गति के समीकरण स्थापित करने का 3 तरीका है। कोई सामान्य गणितीय विधि से करता है, कोई ग्राफीय विधि से करता है, और एक तीसरा जो है बड़े क्लास के बच्चे करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग करेंगे, वो जो है कलन शास्त्र यानी कैलकुलस के द्वारा होता है। तो हम लोग तीनों विधियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम आ रहे हैं गणितीय विधि से, गति का पहला समीकरण। तो गति के पहले समीकरण में सिंपली लिखते हैं त्वरण की परिभाषा से, यानी गति का पहला समीकरण जो है परिभाषा से ही प्राप्त हो जाता है। किसके परिभाषा से? त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अर्थात अगर त्वरण a है तो यह कितने के बराबर है? वेग परिवर्तन की दर के बराबर है। तो अब यहां कहते हैं वेग परिवर्तन क्या है? तो वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v माइनस यू अपान टी। ठीक है, अब t को यहां पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा कितना? at बराबर v माइनस यू। अब u को भी पक्षांतर कर लीजिए, at प्लस u बराबर v। इस समीकरण को सीधा कर लीजिए, v बराबर u प्लस at। दैट्स ऑल, हो गया, ये गति का समीकरण हो गया। अब बात करते हैं है क्या ये गति का समीकरण है तो इससे क्या होगा? तो देखिएगा, इसके बाएं पक्ष में क्या है? अंतिम वेग, दाएं पक्ष में प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और समय का गुणनफल है। इसको ऐसे समझिए, कोई कहता है कि मान लीजिए गाड़ी है जो शुरू में 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, शुरू में 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, और गाड़ी का जो त्वरण है वह जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, बताइए 12 सेकंड के बाद, एक सुनिएगा ध्यान से, गाड़ी की चाल या वेग 40 मीटर पर सेकंड है और उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बताइए 12 सेकंड बाद गाड़ी का वेग क्या हो जाएगा? तो 12 सेकंड के बाद पूछा है, यानी अंत में, लास्ट में वेग पूछा, समय बीत जाने के बाद। तो कहेंगे अंत में वेग को हम v से दिखाते हैं, तो v बराबर होगा u प्लस at। तो देखिएगा v बराबर u का मान कितना है? 40, अब प्लस a का मान कितना है? 3, अगुणे टाइम का मान कितना है? 12। तो 12 तिहाई 36, और 36 40 76 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 12 सेकंड के बाद जो गाड़ी 40 मिनट पे चल रही थी वो 12 सेकंड के बाद 76 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगेगी, यानी उसका स्पीड बढ़ जाएगा। इसी में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि मान लीजिए गाड़ी शुरू में बंद थी, आपने गाड़ी को बंद किया हुआ था, गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, किक मारा, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो उस समय उसका वेग क्या होगा? जब स्टार्ट हुई तो तब तो वेग 0 था, और आपने एक्सीलरेटर लिया, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, आपने एक्सीलेटर लिया, क्लच खींचा, गियर लगाया, क्लच छोड़ा, फिर एक्सीलरेटर खींचा, और मान लीजिए एक्सीलरेशन यानी कि जो एक्सीलरेटर है वो जो कितने का एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है? एक्सीलरेटर से एक्सीलरेशन यानी त्वरक, उसको हिंदी में कहें, त्वरक द्वारा हम त्वरण उत्पन्न करते हैं। और मान लीजिए हमने त्वरण कितना उत्पन्न किया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और तब पूछा जाए बताइए 12 सेकंड बाद वो कितनी स्पीड पकड़ लेगा? तब यही में इसी समीकरण में क्या करेंगे, यहीं पर
आप शुरू में वेग कितना है 0 रख देंगे। अब 12 से यहाँ कितना होगा 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, यानी अब शुरू से जब प्रारंभिक वेग 0 था यानी गाड़ी रुकी हुई थी और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका त्वरण था, तो 12 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, तो आपने बताया 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था गति का प्रथम समीकरण जो समय और त्वरण में संबंध को स्थापित करता है। याद रखिए इसी समीकरण का एक फॉर्म ये भी होता है, यदि u बराबर 0 रहे, ठीक है, ये अक्सर करके हो सकता है कि शुरू में जैसे अभी चाप पकड़े हैं तो अभी वेग कितना है 0 है, अब छोड़ दिए, छोड़ेंगे तो चलेगा, गति करेगा, वेग बढ़ते हुए गति से जाएगा। तो उस समय इस समीकरण को देखिएगा ऐसे लिखा जाएगा, v बराबर u तो 0 हो गया 80, अर्थात अगर पिंड का प्रारंभिक वेग 0 हो तब उसका प्रथम समीकरण v बराबर 80 होगा, जहां v अंतिम वेग होगा, t समय है और ये त्वरण है। तो ये था गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण आपने प्राप्त किया, v बराबर u प्लस 80। अब आते हैं गति का दूसरा समीकरण समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक जगह आप अपने दिमाग को लगाए रखिएगा। अभी हमने यह समीकरण जब बता रहा था तो कहा कि अगर शुरू में गाड़ी चल ना रही हो यानी विरामावस्था में हो, अब विरामावस्था से चल रही हो तो उस समय उसका वेग कितना होगा, तो 0 होगा। और गति का पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर 80, यानी कि कोई पूछे कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो t समय में वो कितनी वेग पकड़ लेगा, यानी उसका वेग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे त्वरण और समय की गुणनफल के बराबर हो जाएगा, चाहे जितना हो जाए त्वरण और समय के हिसाब से। आइएगा अब इसी को आपको समझना है थोड़ा सा डिटेल में। आपने पढ़ा v बराबर u प्लस 80, ठीक है, तो अगर शुरू में वेग u हो तो t समय के बाद वेग कितना हो जाएगा, कहेंगे u प्लस 80, और फिर t समय बीत जाए तो फिर u प्लस 80 और फिर t जुड़ता जाएगा। लेकिन इसी को हम कह दें कि अगर प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग कितना है u है और त्वरण a है, तो बताइए 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा, समझ में आ रही है बात। हमने कहा कि चलिए जिस पिंड की बात हो रही है, जिस गतिमान पिंड की बात हो रही है उसका प्रारंभिक वेग u है और उस पर लगने वाला त्वरण a है, तो 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा, तो बाद में वेग यानी अंतिम वेग v पूछ रहा है, तो कहेंगे इस समीकरण से हम जानेंगे कि v बराबर u प्लस 80, लेकिन t तो 1 सेकंड है तो गुणे 1 कराएंगे तो प्लस a हो जाएगा, यानी कि इतना होगा। अगर कोई गाड़ी u वेग से a त्वरण के अंतर्गत गति कर रही हो तो 1 सेकंड के बाद उसका वेग जो होगा u प्लस a होगा। और उसी तरह से कह दिया जाए कि 1 सेकंड पहले त्वरण बताइए, सॉरी 1 सेकंड पहले वेग बताइए, तो 1 सेकंड पहले वेग कितना होगा, तो कहेंगे v u, और उसमें से जो वेग वृद्धि हो रही है 1 सेकंड में वही घटा लेंगे, ये होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए u वेग है तो 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बीत जाने के बाद वेग कितना हो जाएगा, कहेंगे v हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेकंड पहले वेग कितना होगा, कोई सिंबल बना लें, मान लीजिए इसको v1 और इसको v2 से दिखाएं, तो 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा, तो कहेंगे u प्लस a,
और 1 सेकेंड पहले वेग कितना होगा, u माइनस ए। ठीक है, तो अगर ये समझ गए हैं तो आइए, तो 1 सेकंड पहले वेग, 1 सेकेंड पहले वेग होगा u प्लस ए, और 1 सेकेंड बाद वेग कितना होगा, u माइनस ए। ठीक है, उधर थोड़ा स्पेस कम है तो इस चीज को हम यहां लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड पहले वेग u प्लस ए, और उसी तरह से 1 सेकंड बाद वेग u माइनस ए। तो अगर औसत निकालना आप जानते हैं, एक बेंच में 4 लड़के बैठे, एक कमरे में 40 लड़के हैं, तो औसतन कितने बच्चे आएंगे, इस तरह के लगाते होंगे सवाल, आप औसत निकालते होंगे। उसी तरह 2 समयों पर वेग पता है, 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद, यानी 2 सेकंड के अंतराल में आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग पता हो तो औसत वेग क्या होगा, तो कहेंगे तब पिंड का औसत वेग, तो कहेंगे दोनों वेगों का योग करके 2 से भाग दे दीजिए, u प्लस ए और प्लस u माइनस ए अपान 2। ठीक है, तो अब इसका जो जब भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, एक चीज एरर हो गया है, इसको ये अंतिम वेग है और इसको प्रारंभिक वेग कर रहे हैं, तो v माइनस यू होगा। ठीक है, या v माइनस ए होगा और u प्लस ए होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे v। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे कैसे होता है, तो अभी देखिए यह हो जाएगा u प्लस v अपान 2। ठीक है, यह आपका हो गया औसत वेग, और इसी औसत वेग से गाड़ी जो है दोनों समयों के बीच में, यहां पर देखिएगा, इसको हम यहाँ डिक्लेयर कर दे रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी यहां पर थी, ठीक है, तो यहां पर इसका कुछ वेग रहा होगा, कहेंगे u, तो कहेंगे 1 सेकेंड के बाद यहां पर वेग बताओ कितना होगा, तो कहेंगे u प्लस ए, कहेंगे 1 सेकेंड पहले वेग बताओ क्या होगा, तो u में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 2 अलग अलग बिंदुओं का बता रहे हैं, तो एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग, एक प्रारंभिक मान लें, इसको अंतिम मान लें, तो v माइनस ए हो जाएगा। अब इन 2 बिंदुओं के बीच में औसत वेग कितना होगा, तो हमने निकाला कि औसत वेग इतना हो गया। अब यह औसत वेग ये बताता है कि जिस पिंड की बात हो रही है वह पिंड इन दोनों बिंदुओं के बीच किसी चाल से या इसी वेग से चला हुआ है। ठीक है, अगर इसी वेग से चला हुआ है तो t समय में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे तब t समय में चली गई दूरी। ठीक है, तो t समय में चली गई दूरी मान लेते हैं यस है, तो यस बराबर क्या होता है, औसत चाल गुणे समय, तो कितना है u प्लस v बट्टे 2 अगुणे समय। ठीक है, औसत चाल अगुणे समय, जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो वहाँ जो चाल होता है वास्तव में औसत ही होता है, तो औसत चाल गुणे समय हो गया। अब इसमें जो v है, ठीक है, ये अंतिम वेग, इस अंतिम वेग का मान अगर हम यहां से रखें तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, तब प्राप्त होगा यस बराबर u, ठीक है, अब प्लस u प्लस 80 अपान 2 इंटू t। अब इसके बाद से यह हो जाएगा 2u प्लस 80 अपान 2 इंटू t। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कटेगा नहीं तो ये बट्टे में रह जाएगा,
तो यह हो जाएगा u प्लस ए बट्टे में रहेगा तो AP/2 और इंटू टी। अब इसके बाद से इसको हमें यहाँ मिटा ले रहे हैं। अब देखिएगा टी का दोनों में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा यस बराबर यू का टी में होगा तो यू टी और प्लस ए 2 को बाहर करके लिखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप गति का दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण आपने प्राप्त किया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण को। तो गति का तीसरे समीकरण जो है पहले समीकरण को वर्ग करके प्राप्त किया जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन करना रहता है। तो देखिएगा गति के पहले समीकरण का वर्ग करने पर गति का तीसरा समीकरण, ठीक है, तो पहले समीकरण का वर्ग करने पर लिखते हैं पहले समीकरण का वर्ग करने पर। तो पहला समीकरण क्या है? तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी यहाँ ऊपर लिखा हुआ, तो इसका वर्ग करेंगे, इधर का वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर और इधर दो पद हैं तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर करने के पश्चात इसको द्विघात समीकरण के आधार पर हल कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण पद के आधार पर हल करेंगे, यह हो जाएगा u स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस यह हो जाएगा 2u a t। ठीक है, अब यह हो गया है आपका समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u a t। अब इनमें जो है 2a, इन दोनों में, इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी t है, इसमें भी t है और 2 है। तो समीकरण को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, यानी ऐसा बनाने के लिए, आइए समझिए, इस तरह बनाने के लिए हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। कैसे देखिएगा, यू टी, इसमें u और t है तो u और t को छोड़ दें, 2a को निकालना है तो जो 2a को निकालेंगे तो इसमें तो 2 है नहीं, इसमें तो इसमें 1/2 हो जाएगा। कैसे देखिएगा, u स्क्वायर प्लस 2a निकाल लिए बाहर, 2a बाहर निकल गया। तो देखिएगा यहाँ पर एक ए निकल गया तो एक ए तो बच जाएगा और t नहीं निकला तो t स्क्वायर पूरा बच जाएगा। 2 था नहीं, 2 निकाल लिए, 1/, तब 2 लिखेंगे तभी तो अंदर जाएगा, गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर इतना ही प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ 2a निकाल चुके हैं तो प्लस ut बचेगा। ठीक है, अब इसका हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी का मतलब होता है यस। तब इस प्रकार से आपका समीकरण प्राप्त होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, ये तो पहले से है, और इसका मान होता है यस, द्वितीय समीकरण में आप पढ़े हैं, तो इंटू यस। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा समीकरण। तो ये तो था गणितीय विधि द्वारा समीकरणों की स्थापना या समीकरणों को कैसे स्थापित किया जाए। हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना कैसे की जाती है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और इससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं
और समीकरण को कैसे अप्लाई किया जाता है, इन सब चीज़ों को अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।